नमस्कार दोस्तों, मैं ओमवीर यादव अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, नमन करता हूं। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और जो मैं बताऊं कृपया ध्यान से सुने, बहुत ही सरल रूप से आपके समझ में आएगा। तो आज हम पूर्ण संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे, जो एक गणित का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसा हम जानते हैं, जब हम गिनती प्रारंभ करते हैं तब हम 1, 2, 3, 4 का प्रयोग करते हैं। जब हम गिनती आरंभ करते हैं, ये हमारे सम्मुख प्राकृतिक रूप से आते हैं, इसलिए गणितज्ञ ने इनको प्राकृतिक संख्याओं का नाम दिया है। देखिए, पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या क्या होती है। पूर्ववर्ती, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पूर्व का मतलब पहले की। यदि हुई प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ दें तो वह अगली संख्या जो प्राप्त होती है पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होती है, और अगर एक घटा दें तो पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होती है। जैसे 16 की परवर्ती तो एक जोड़ेंगे, 19 की परवर्ती एक जोड़ेंगे। अगर पूर्ववर्ती कहा जाता है तो उस प्राकृतिक संख्या में से एक घटाएंगे तो इस संख्या प्राप्त होगी, वो पूर्ववर्ती प्राप्त होगी। तो कृपया इन संख्याओं की पूर्ववर्ती प्राप्त करने का प्रयास करें। देखें, जब हम स्कूल में बच्चों की गिनती गिन सकते हैं तब हम शहर के व्यक्तियों की भी गिन सकते हैं। और बड़ी बड़ी संख्याएं गिनने के लिए हमको प्राकृतिक संख्याओं का ही प्रयोग करना पड़ता है। तो प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? तो जब हम गिनना आरंभ करते हैं तो हमारे मुंह से जो गिनती आरंभ होती है 1 से अनंत तक, तो वो सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब देखेंगे पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। हम पढ़ चुके हैं कि प्राकृतिक संख्या को एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होती है। जब एक संख्या होती है उसकी कोई पूर्ववर्ती नहीं होती है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या ही 1 से आरंभ होती हैं। पूर्ण संख्याओं में हम देख चुके हैं प्राकृतिक संख्या 1 की कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती है। प्राकृतिक संख्याओं के संग्रहण में जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उनमें अगर शून्य को और शामिल कर दिया जाए तो वह संख्या प्राकृतिक संख्या से बदल के पूर्ण संख्या बन जाती हैं। प्राकृतिक संख्या शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्याओं का संग्रह बनाती है। तो अगर शून्य शामिल है तो पूर्ण संख्या है, और शून्य शामिल नहीं है संख्याओं के संग्रह में, कलेक्शन में, तो वह प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्रयास कीजिए, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हैं? क्या पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या हैं? इनको कोशिश करें, क्योंकि अगर मैं पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। संख्या रेखा देखिए, कैसे संख्या रेखा पर कोई संख्या दर्शाई जाती है। एक रेखा खींचिए, इस पर एक बिंदु अंकित कीजिए, इस बिंदु को 0 नाम दीजिए और 0 के दाईं ओर अन्य बिंदु अंकित कीजिए, इसे 1 नाम दीजिए। उसके बाद 2, 3 सही संख्या रेखा बनेगी। जीरो और 1 से नामांकित इन बिंदुओं के बीच की दूरी एक मात्रक दूरी कहलाती है। इसी ये संख्या रेखा है, इस पर ये 0 है, ये 1 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा। तो ये जो दूरी रहेगी एक मात्रक होगी। अगर यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो 2 मात्रक हो जाएगी। इसी रेखा पर 1 से दाएं एक मात्रक दूरी एक बिंदु अंकित कीजिए और 2 नाम दीजिए उसको। इसी विधि को आगे बढ़ाते जाइए, आप दाईं ओर किसी भी पूर्ण संख्या तक जा सकते हैं। ये अनंत तक संख्या होती हैं। जैसे नीचे दी गई संख्या को देखिए, 0 से आरंभ करके दाईं ओर 1, 2, 3, 4 अनंत तक खींची जा सकती हैं। बिंदु 2 और 4 के बीच की दूरी क्या है? निश्चित दूरी 2 मात्रक है। क्या आप बिंदु 2 और 6 और 2 और 7 के बीच की दूरी बता सकते हैं? तो इसी प्रकार गणना कर सकते हैं।
संख्या रेखा पर योग कैसे करते हैं। पूर्ण संख्याओं के योग को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। जो पूर्ण संख्याएं होती हैं उनको योग को संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है। आइए 3 और 4 के योग को देखें। तो सबसे पहले 1 2 3 पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि छोटा 3 जोड़ा गया, उसमें 4 जोड़ना है। 3 4 5 6 7, तो कुल मिला के ये जो संख्या हमको प्राप्त हुई, ये 3 और 4 का योग प्राप्त हुआ। तीसरे के सिरे पर 3 बिंदु है। 3 से आरंभ कीजिए। चूँकि हमें संख्या रेखा में 4 जोड़ना है, इसलिए दाईं ओर 4 कदम, 3 से 4 कदम चलेंगे, 5 5 से 6, 6 से 7 तक चलेंगे, जैसा कि ऊपर दिखाया गया है। चौथे कदम में अंतिम तीर के सिर पर बिंदु 7 है। इस प्रकार 3 और 4 का योग 7 होगा। इस संख्या रेखा पर योग करते हैं तो इस तरह इन संख्याओं को जोड़ने का प्रयास करिए संख्या रेखा पर। आगे देखते हैं व्यकलन। तो संख्या रेखा पर अब देखते हैं व्यकलन। व्यकलन का मतलब घटाना। देखते हैं घटाते कैसे हैं। दो पूर्ण संख्याओं के व्यकलन को भी संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। आइए 7 में से 5 घटा के देखते हैं। तो ये संख्या रेखा पर 0 से 7 तक संख्या अंकित की गई हैं। तीर के सिरे पर 7 बिंदु है। यहाँ से यहाँ 7 पर पहुँचेंगे। 7 से आरंभ कीजिए। चूँकि 5 घटाया जाना, इसलिए हम बाईं ओर, घटाने पर बाईं ओर एक मात्रक वाले 5 कदम चलते हैं। हम बिंदु 2 पर पहुँचते हैं, तो हमें 7 में से 5 घटा कर 2 प्राप्त होता है। इसको बनाने का प्रयास कीजिए। अब देखते हैं संख्या रेखा पर गुणन। गुणन कैसे करते हैं। अब हम संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं को गुणन को देखेंगे। आइए 4 गुणा 3 देखते हैं। 0 से आरंभ कीजिए और दाईं ओर एक बार में 3 मात्रकों के बराबर कदम चले हैं। जोड़ घटाए में एक एक मात्रक का कदम चलना था। अब हमको 0 से आरंभ करेंगे और दाईं ओर चलना है 3 मात्रकों का कदम। कितने कदम चलने हैं। 3 मात्रकों के कदम चलने हैं 4। तो ऐसे हम 4 कदम चलेंगे। आप कहाँ पहुँचेंगे। 0 से आरंभ करेंगे। 0 से 3 6 9 12। आप 12 पर पहुंच जाएंगे, इसलिए हम कह सकते हैं कि 4 गुणा 3 12 होता है। ये संख्या रेखा पर प्रयोग के द्वारा गुणा बताए गए हैं। ये प्रश्नावली दी गई है। जो ऊपर नियम बताए गए हैं सभी उन्हीं के संबंधित है। कृपया अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए वीडियो रोक करके खुद प्रयास करें करने का। ये भी प्रश्नावली है। आगे देखते हैं पूर्ण संख्याओं के गुणन कैसे किए जाते हैं। ये जब हमको बड़ी कक्षाओं में या कंपटीशन क्लासों में पढ़ने को मिलता है तो बहुत ही कठिन महसूस होता है, क्योंकि डायरेक्ट हम वहीं से पढ़ना शुरू करते हैं। यही चीज़ें आगे चल के बड़े स्तर पर आपको मिलेंगी और बहुत ही सरल रूप से यहाँ से अगर सीख जाएंगे तो वहाँ भी समझ में आएगा। जब हम पूर्ण संख्याओं को पर होने वाली विभिन्न संक्रियाओं को निकटता से देखते हैं तो हमें अनेक गुण मिलते हैं। इन गुणों को हम इन संख्याओं को अच्छी प्रकार से समझने में सहायता करते हैं। ये संक्रिया हैं, इन्हें कीजिए। आप अपनी कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी को कोई 2 पूर्ण संख्याएं लेकर उन्हें जोड़ने को कहा जाए। क्या सदैव पूर्ण संख्याओं का योग पूर्ण संख्या ही आता है। ये देख सकते हैं, जैसे 7 पूर्ण संख्या है और 8 को जोड़ा गया तो 15 है, जो कि पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। 5 में से 5 जोड़ा गया है तो ये 10 पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। 0 में 15 जोड़ा गया है तो ये 15 प्राप्त होता है, जो पूर्ण संख्या है। ऐसे ही अगर 2 संख्या और बढ़ाई
तो कुल मिला के हमको यहाँ से ये ज्ञात होता है कि पूर्ण संख्याओं में अगर पूर्ण संख्या का योग करें तो जो योग प्राप्त होता है वो हमेशा पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्याओं में ऐसे 5 और युग्म लेकर योग ज्ञात कीजिए। क्या सदैव पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती हैं? क्या आपको पूर्ण संख्याओं का योग ऐसा युग्म प्राप्त हुआ जिसमें योग एक पूर्ण संख्या नहीं हो? ऐसा कोई भी पूर्ण संख्या प्राप्त करना संभव नहीं है। जिसका योग एक पूर्ण संख्या न हो तो हम कह सकते हैं कि दो पूर्ण संख्याओं का योग पूर्ण संख्या होती है। यही पूछा जाता है, एक विकल्प के रूप में लिख करके आता है कि निम्न में कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो ये भी लिखा होगा कि दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होती है। अगर आप पूर्ण संख्याओं के बारे में जानते हैं, अगर आपको ये नियम पता है तो आप तुरंत सही और गलत का पहचान कर लेंगे। क्योंकि पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, इसलिए पूर्ण संख्याओं का संग्रह योग एक पूर्ण संख्या कहलाता है। के अंतर्गत समृद्ध है, यह पूर्ण संख्याओं का योग का समृद्ध गुण है। क्लोज, ठीक है, ये समृद्ध गुण ये आपको याद रखना है। क्या पूर्ण संख्याएं गुणन के अंतर्गत भी समृद्ध होती हैं? ये भी देखेंगे। योग के अंतर्गत तो देख लें कि पूर्ण संख्याओं का योग पूर्ण संख्या ही होता है, तो क्या गुणा में भी एक पूर्ण संख्या होता है? तो गुणन को देखते हैं। 7 में 5 का गुणा किया तो 56, जो कि एक पूर्ण संख्या प्राप्त हुई है। 5 में 5 का गुणा किया तो 25, पूर्ण संख्या प्राप्त हुई। 0 में 15 का गुणा किया तो 0 प्राप्त हुआ, जो कि पूर्ण संख्या है। ऐसे ही और आगे करें तो हम पाएंगे कि गुणा में भी पूर्ण संख्याओं, दो पूर्ण संख्याओं का गुणा जो प्राप्त होता है वो एक पूर्ण संख्या होता है। इसका भी गुण देखिए, पूर्ण संख्याओं को योग के अंतर्गत तथा गुणन के अंतर्गत समृद्ध होती हैं। तो एक तो ये सीखा हमने, दो पूर्ण संख्याओं का योग हमेशा पूर्ण संख्या होता है और दो पूर्ण संख्याओं का गुणन भी एक पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। तो ये दोनों नियम हमको याद रखने हैं, जो कि आगे चल के कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पूर्ण संख्या व्यकलन, अब पूर्ण संख्याओं का व्यकलन मतलब घटाने की प्रक्रिया को भी हमको प्राप्त करना है। क्या दो पूर्ण संख्याओं में अगर घटाया जाए तो जो प्राप्त होता है वो पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है, ये देखना है। पूर्ण संख्याओं को व्यकलन के अंतर्गत घटाने के अंतर्गत क्या हमें व्यकलन इस प्रकार कर सकते हैं, जैसे 6 में से 2 घटाएंगे तो 4, जो कि पूर्ण संख्या है। 7 में से 8 घटाएंगे तो माइनस बचेगा, और जबकि हमारा पूर्ण संख्या 0 से आरंभ होती हैं, माइनस इनमें नहीं होता है, इसलिए ये घटाने पर पूर्ण संख्या हमको प्राप्त नहीं हुई है। इसी प्रकार भाग में देखते हैं, भाग करेंगे तो 8 में 4 का भाग लगाएंगे 2 बार जाएगा, पूर्ण संख्या है। अगर 5 में 7 का भाग लगाएंगे तो 5/7, जो पूर्ण संख्या नहीं है। तो हमको 3 नियम प्राप्त हुए। यहाँ 2 नियम प्राप्त हो रहे हैं। गुणा, दो पूर्ण संख्याओं का गुणा तो पूर्ण संख्या ही प्राप्त होता है, लेकिन दो पूर्ण संख्याओं का योग पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। दो पूर्ण संख्याओं का गुणा पूर्ण संख्या प्राप्त होता है, और दो पूर्ण संख्याओं का व्यकलन घटाना पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होता हमेशा। दो पूर्ण संख्याओं का भाग भी हमेशा पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होता। तो जोड़ में और गुणा में पूर्ण संख्या से पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती हैं, जबकि भाग में और घटाई में पूर्ण संख्या से पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती हैं। हमको यही 2 नियम याद रखने हैं। आगे देखते हैं, शून्य द्वारा विभाजन देखते हैं। शून्य द्वारा विभाजन क्या होता है? एक संख्या से विभाजन, विभाजन का मतलब है भाग देने से होता है। उस संख्या को बार बार घटाया जाना है। भाग का मतलब ये होता है कि उस संख्या को बार बार हमको घटाना है। आइए देखते हैं कैसे। 8 में 2 का भाग ज्ञात करना है, तो 8 में से 2 को बार बार घटाया जाना है। और कब तक घटाया जाना है? जब तक 0 प्राप्त न हो। तो 8 में से 2 घटाएंगे, एक बार घटाया 6 प्राप्त हुआ, 6 में से फिर 2 घटाएंगे
4 प्राप्त हुआ, फिर 2 प्राप्त हुआ, फिर घटाएंगे तो 0 प्राप्त हुआ। तो हमें कितनी बार घटाना पड़ा है? ये 4 बार घटाना पड़ा है। तो कितनी बार घटाने पर हमें शून्य प्राप्त हुआ? तो 4 बार। इसलिए हम कह सकते हैं कि 8 में अगर 2 का भाग लगाएं तो ये 4 बार जाएगा। इस तरीक़ा से ये हम लोग भाग जो लगाते हैं, ये एक सरल रूप में प्रक्रिया सिखाई गई है कि उसी संख्या को बार बार घटाने से जब तक शून्य प्राप्त नहीं होता है, और जितनी बार घटाने से शून्य प्राप्त होता है उतना ही उस संख्या में उसका भाग जा सकता है। इस विधि में 24 और 8 का और 16 और 4 का भाग ज्ञात कीजिए, तो आप पाएंगे कि बार बार घटाने पर कितनी बार में ये शून्य प्राप्त हुआ। और अंत में हम अपने निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। पूर्ण संख्याओं का शून्य से विभाजन परिभाषित नहीं है। अब इसको देखते हैं। देखिए, जब आइए 7 में 0 का भाग ज्ञात प्रयत्न करेंगे, तो 7 में से 0 घटाएंगे, 7 ही बचेगा। एक बार घटा दिया, फिर 7 में से 0 घटाएंगे, फिर 7 ही बचेगा, फिर 0 घटाएंगे, 7 बचेगा। कुल मिला के हम जितनी भी बार घटाएंगे लेकिन हमको वही संख्या प्राप्त होगी, क्योंकि 0 जब घटाया जाता है किसी संख्या में से तो उसके मान पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि 7 में 0 का भाग लगाया है तो ये परिभाषित नहीं है, इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। और यही ये है कि पूर्ण संख्याओं का शून्य से विभाजन परिभाषित नहीं है। आगे देखते हैं। योग और गुणन का क्रम विनिमयता। ये क्रम विनिमय जो नियम है, इसको हम 8, 9, 10 और बड़ी बड़ी क्लासों में, कंपटीशन क्लासों में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ से सीख लेंगे कि क्रम विनिमय क्या नियम होता है। तो क्रम विनिमयता देखें। संख्या रेखा पर निम्नलिखित चित्र दर्शाए गए हैं। देखिए, 2 संख्या रेखा दी गई हैं। इन स्थिति में हम 5 पर पहुँचते हैं। देखिए, 3 + 2 या 2 + 3 हमेशा बराबर होता है, दोनों में ही हमको 5 प्राप्त होगा। जैसे 3 + 2 करेंगे तो पहले 3 पर आ जाएंगे, फिर 2 बढ़ना है आगे, 1, 2, तो ये 5 पर आ गए। या इस संख्या रेखा पर देख रहे हैं, पहले 2 देख लिए, 2 के बाद 1, 2, 3, फिर भी 5 पर प्राप्त हुआ। तो योग में क्या है? योग में चाहे कोई भी पूर्ण संख्या जो है हम पहले जोड़ दें, बड़ी संख्या को ले लें या छोटी संख्या को, उन दोनों को अगर योग करेंगे तो हमको बराबर ही संख्या प्राप्त होगी। इसी प्रकार इसमें भी देखिए, 4 6 में जोड़िए या 6 4 में जोड़िए, वो बराबर ही संख्या प्राप्त होती है। तो आप ये कह सकते हैं 2 पूर्ण संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं, चाहे क्रम उल्टा हो जाए, कोई भी अगर पूर्ण संख्याएं हैं तो उस क्रम में उनके योग पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और यही नियम हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं का योग क्रम विनिमय है। क्रम विनिमय का मतलब, और ये गुण जो है क्रम योग का क्रम विनिमयता कहलाता है। तो क्रम विनिमय का मतलब है अगर क्रम को हम इधर उधर कर दें तब भी हमको उसके योग में कोई भी अंतर प्राप्त नहीं होता है। तो ये योग का क्रम विनिमयता नियम रहा। अब देखते हैं आगे। मान लीजिए आपके घर में एक छोटा सा उत्सव है, आप मेहमानों के लिए कुर्सियों की 6 पंक्तियां बनाते हैं। हमने सोचा कि हम अपने मेहमानों को बिठाएंगे, 6 पंक्तियां बनाएंगे कुर्सियों की, और प्रत्येक पंक्ति में 8 कुर्सी रखेंगे। कमरा इतना चौड़ा नहीं है कि 8 कुर्सियां वाली पंक्तियां समा सकें, मतलब एक लाइन में अगर 8-8 कुर्सी रखें तो हमको कमरे की चौड़ाई ज़्यादा चाहिए। तो 8 पंक्तियाँ देख रहे हैं, कमरा कम चौड़ा है, जैसे इसमें दिखाई दे रहा, कमरा हमारे यहाँ तक था, लेकिन 8 पंक्तियाँ हमारी इससे बाहर जा रही हैं। तो आप निर्णय लेंगे कि कुर्सियों की पंक्तियाँ 8 बनाएं। तो हम 6 पंक्तियाँ बनानी थी, 8 प्रत्येक पंक्ति में कुर्सी रखनी थी। जब कमरे की चौड़ाई कम देखा तो हमने सोचा कि ऐसा करते हैं, प्रत्येक पंक्ति में 6 कुर्सी रखेंगे और उनकी पंक्तियों की संख्या इधर 8 कर देंगे। इस प्रकार से आप निर्णय लेंगे कि कुर्सियों की पंक्तियां 8 बनाएंगे, इनमें प्रत्येक में 6 कुर्सियां रखेंगे। क्या आप और अधिक कुर्सियों की आवश्यकता पड़ेगी? क्या आपने प्रत्येक पंक्ति में 6 कुर्सी रखी है और 8 पंक्तियां बनाएं, तो क्या आपको और कुर्सियां चाहिए? क्या गुणन का ये क्रम विनिमयता गुण है? 4 और 5 को अलग अलग गुणा कीजिए।
चाहे 4 और 5 करें या 5 गुणा 4 करें, हमेशा आपको 20 ही प्राप्त होगा। तो चाहे हम 4 कुर्सियों को 5 लाइनों में रख दें या 5 कुर्सियों को एक लाइन में रख के 4 लाइनें बना दें, फिर भी हमको 20 ही प्राप्त होगा, हमको कोई कुर्सी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसे ही इसमें चाहे 6 पंक्तियों में 8 कुर्सियां रख दें, लेकिन कमरा की चौड़ाई कम थी, इसलिए फिर क्या किए, एक पंक्ति में 6 कुर्सियां रख के 8 पंक्तियां बनाई हैं। तो हमको 6 × 48 ही कुर्सियों की ज़रूरत पड़ी। तो हम कह सकते हैं आप 2 पूर्ण संख्याओं के क्रम में अगर गुणा में भी क्रम बदल दें, तब भी उनके उत्तर में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो हमको ये चीज़ याद रखनी है। कुल मिला के सबसे निष्कर्ष ये निकलता है, पूर्ण संख्याओं के लिए योग और गुणन दोनों ही क्रम विनिमय है। इस एक बात को याद रखना है। सभी का निष्कर्ष है कि योग और गुणन क्रम विनिमय है। अगर 2 संख्याओं या 2 से अधिक संख्याओं को हम क्रम में इधर उधर लिख करके योग प्राप्त करते हैं, तो उस संख्या पर कोई हमको फर्क नहीं प्राप्त होगा। आगे देखिए, जांच करेंगे 2 पूर्ण संख्याओं के लिए व्यकलन। अब घटाना देखते हैं और उनका भाग देखेंगे। योग और गुणन की सहचरता, पीछे एक पॉइंट छूटा, गुणन वाला। पूर्ण संख्याओं के लिए व्यकलन क्रम विनिमय नहीं है। इसकी जांच करने के लिए 3 युग्म हैं। अगर हम 6 में 3 का भाग लगाएं और 3 में 6 का भाग लगाएं, तो हमको अलग अलग उत्तर प्राप्त होगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि व्यकलन में और भाग में अगर हम किसी संख्या को 3 से 6 घटाएं या 6 में से 3 घटाएं, तो हमको अलग अलग उत्तर प्राप्त होगा, या इसी में भाग दें दोनों को, तो भी हमको अलग अलग उत्तर प्राप्त होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 पूर्ण संख्याओं का व्यकलन, घटाना और गुणा क्रम विनिमय नहीं है। उनको क्रम में ही लिखना पड़ेगा, तभी हमको सही उत्तर प्राप्त होगा। तो ये 4 नियम हो गए। गुणा और योग में क्रम विनिमयता होती है, घटाए में और भाग में क्रम विनिमयता नहीं होती है, उसमें आप क्रम से ही रखेंगे। यही चीज़ें जब आपको बड़ी क्लासों में बताई जाती है क्रम विनिमयता, तो शब्द ही समझ में नहीं आता है कि ये शब्द बोल क्या रहा है। तो पहले शब्द को समझें। अब देखते हैं साहचर्य नियम के बारे में पढ़ेंगे। योग और गुणन का साहचर्य नियम देखिए, 2 + 3 कोष्टक से बाहर है 4, इनको 5 + 4 = 9 लिख सकते हैं। या ये कोष्टक जो आगे संख्याओं पर लगाया था, इसको पीछे अगर लगा दें, 2 प्लस कोष्टक में 3 + 4 तो 7 + 2 प्राप्त होगा, और इसको भी 9, दोनों का ही। चाहे आगे की 2 संख्याओं को पहले जोड़ लें, चाहे पीछे की 2 संख्याओं को पहले जोड़ लें, उत्तर हमको बराबर ही प्राप्त होता है। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? उपयुक्त ए और बी में दोनों में हमने देखा कि पहले 2 में 3 को जोड़ा, फिर 4 जोड़ा। इसमें 3 और 4 को पहले जोड़ा, फिर 2 को जोड़ा, तो हमें दोनों ही समान उत्तर प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार इनका भी प्रयास करें तो हम इन निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पूर्ण संख्याओं को योग का साहचर्य गुण कहलाता है। ये जो है, ये साहचर्य कहलाता है। चाहे 3 संख्याएं हमको क्रम से दी गई हैं, कोई भी 2 पहले हम जोड़ सकते हैं, लेकिन उत्तर बराबर ही प्राप्त होगा। तो ये साहचर्य गुण है उसका, साहचर्य। किसी के साथ भी हम जा सकते हैं पहले, और इनकी भी आपको जांच करनी है। इन तीनों को जोड़िए। अगला देखते हैं, अब यह पूर्ण संख्याओं को गुणन का साहचर्य गुण के बारे में ऊपर देखा गया है। तो इसी प्रकार इसको देखते हैं। पहले प्रत्येक खाने में जैसे 4 बिंदु है, यहाँ से देखते हैं। पहले निम्नलिखित आकृतियों के गुणन के तथ्यों को देखिए। ए और बी में 2 बिंदुओं की संख्याओं को गिनती है, आपको क्या प्राप्त होता है? दोनों में देखिए, इसमें 6 है, इसमें 6 बिंदु हैं, इसमें 6 हैं, इसमें 6 हैं। अगर
4 जगह 6-6 बिंदी हैं तो हमको 24 प्राप्त हुआ। अगर 2 जगह हम इनमें प्रत्येक में 12-12 रखी गई हैं तब भी हमको 24 प्राप्त हुआ। ऐसे ही बी खाने में और दोनों में ही हमको प्राप्त हो रहा है। तो हम यह कह सकते हैं कि यह पूर्ण संख्याओं को गुणन का साहचर्य गुण है। चाहे 3 गुणा 6 कर दो, चाहे 4 गुणा 6 कर दिया तब भी वही प्राप्त हुआ, या 12 गुणा 2 कर दिया तब भी वही प्राप्त हुआ। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास ये बिंदी हैं, चाहे 2-2 करके आप कई खानों में रख सकते हैं, चाहे 4-4 करके कई खानों में रखते हैं तब भी हमको बराबर ही प्राप्त होगा। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं को गुणन का साहचर्य गुण है ये, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। जैसे ये साहचर्य गुण दोनों का आगे करने का प्रयास करें तो दोनों को हम देखेंगे कि हमको बराबर ही उत्तर प्राप्त हो रहा है, कोई अंतर नहीं आ रहा है। तो यहाँ आपने योग के साहचर्य क्रम विनिमय गुण के संयोजन की प्रक्रिया को देखा। अगला पॉइंट देखते हैं क्या रहेगा। इनको ज्ञात करिए। गुणन का साहचर्य हल करने का उपयोगी है। देखिए इसमें 12 गुणा 35 को ज्ञात कीजिए। तो 12 गुणा 35 को हम 6 गुणा 2 भी कह सकते हैं 12 को, इसमें 35 का गुणा कर दें। उसके बाद 6 को अलग करके पहले 35 और 2 का गुणा कर दें तो हमको 70 प्राप्त होगा। 70 में 6 का तो हमको 420 प्राप्त होगा। इस उदाहरण में आपने साहचर्य गुण का प्रयोग किया है। साहचर्य, एक को 2 भागों में पहले तोड़ा, फिर एक भाग से अगली संख्या से गुणा किया और जो बचे भाग को बाद में गुणा किया। सबसे छोटी सम संख्या में 5 के गुणज के गुणा करते हैं और सरल रूप में उत्तर प्राप्त करने के लिए हमने साहचर्य का प्रयोग किया। वैसे चाहते तो 12 और 35 का गुणा करके भी हमको यही प्राप्त होगा, लेकिन ये जो खंड करके हमने गुणा किया है तो इससे साहचर्य का हमने गुणन के साहचर्य का प्रयोग किया है इसमें। इसी प्रकार इसमें भी साहचर्य के गुणन का प्रयोग करके हम करेंगे। अब देखते हैं साहचर्य में क्या 16 में 4 का भाग लगा करके 2 प्राप्त होता है, 2 में फिर ये 2 का भाग लगाएं, या पहले 16 को बाहर करके 4 में 2 का भाग लगाएं। देखेंगे कि हमको बराबर उत्तर प्राप्त होगा। कोष्टक का मतलब होता है पहले इन दोनों का आपस में भाग, उसके बाद बाहर वाले का, और ये कह रहा है कि पहले इन दोनों का भाग उसके बाद इसमें भाग लगेगा, इनका जो उत्तर आएगा। तो क्या विभाजन के लिए साहचर्य गुण लागू होता है? क्या इन दोनों का उत्तर बराबर आएगा? तो इन दोनों का उत्तर बराबर नहीं आएगा। तो इससे हमें निष्कर्ष निकलता है कि साहचर्य में जो भाग में जो गुणा लागू होता है वो साहचर्य नियम लागू नहीं होता, केवल गुणन में ही लागू होता है। अब देखते हैं योग पर गुणन का वितरण। योग पर गुणन का वितरण क्या होता है? देखिए 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर मापों का एक आरेख कागज लीजिए। इसमें एक एक वर्ग मापों के वर्ग को बनाइए। आपके कुल कितने पास वर्ग हैं? क्या यह संख्या 8 गुणा 6 है? इस कागज़ को 6 गुणा 5 और 5 गुणा 3 के भागों में बराबर कीजिए और आकृति को देखिए। जैसे हमको ये बराबर आकृति थी, उसके बाद हमने कैंची काट के अलग अलग कर दिया तो हमको क्या प्राप्त होता है? जब बराबर काट दिया तो एक भाग ये प्राप्त हुआ, एक ये बराबर भाग प्राप्त हुआ। वर्गों की संख्या इसमें 6 गुणा 5 है और इसमें 6 गुणा 3 है। ये तो 6 ही 6 रहे दोनों में, इनमें ये 5 संख्या रहेगी, इसमें 3 रहेगी। तो दोनों भागों कुल मिलाकर कितने वर्ग बने? तो 5 6 गुणा 5 या और प्लस 3 गुणा 6 का अर्थ है ये दोनों ही गुणन बराबर प्राप्त होंगे। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि योग का गुणन का वितरण, जो वितरण हमने किया है, जैसे 5 गुणा 6 प्लस 6 गुणा 3, तो इसमें 6 गुणा 8, 6 तो ये है ही, दोनों में कॉमन है, और 3 और 5 को जोड़ करके हमने गुणा कर लिया। तब जो संख्या प्राप्त हुई वही इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करके उसके बाद जोड़ से भी वही संख्या प्राप्त हुई।
तो हम कह सकते हैं जो हमने वितरण किया ना, इसके साथ वितरण जो किया है, तो इस योग का गुणन का वितरण या बंटन का गुण कह सकते हैं कि ये वितरण अगर इधर उधर करें तब भी हमको बराबरी संख्या प्राप्त होती है, उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है। इन संख्याओं को गुणा करके देखें तब भी वही संख्या प्राप्त होगी। अब देखते हैं, आप देखिए गुणन की क्रिया को देखिए और गुणन के वितरण की अवधारणा। अब ये देखिए उदाहरण नंबर समझ में आएगा। एक स्कूल की कैंटीन प्रतिदिन लंच के लिए 20 रुपये और दूध के लिए 4 रुपये लेती है। 5 दिनों का कुल व्यय प्राप्त करें। इसके दो तरीका से उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। पहली विधि देखिए, लंच के लिए 5 दिन की राशि ज्ञात करें। तो दूध के लिए 5 दिन की राशि, जैसे लंच में कितना लागत लगती है 20 रुपये, कितने दिन 5 दिन, और दूध में कितनी लागत लगती है 4 रुपये, कितने दिन 5 दिन के लिए। तो एक तो हमको ये प्राप्त कर सकते हैं कितनी हमको खर्चा चाहिए। दूसरा नियम ये है कि पहले हम तो कुल लागत क्या हुई, ये दूध की हो, लंच की हो गई, ये दूध की हो गई, तो 100 + 120 हो गया। दूसरी विधि देखते हैं, एक दिन में कुल कितनी राशि खर्च हो रही है। चाहे इस तरीका से निकाल लें कि पहले एक दिन की निकाल लें, उसमें 5 का गुणा कर दें। एक दिन में लंच और दूध की कीमत है 4 + 20 + 4, तो हमें 24 रुपये पर डे खर्च करना है। उसमें क्या था, उसमें पहले 5 दिन का लंच का निकाल लिया, फिर दूध का निकाल लिया, फिर दोनों को जोड़ किया था। इसमें क्या है कि एक दिन का दोनों का खर्च निकाल लिया, उसमें 5 का गुणा कर दिया। 5 दिन की कुल लागत 5, एक दिन का है 20 + 4, 5 दिन का रहेगा 120, तब भी उत्तर वही है, उदाहरण के लिए दर्शाया गया है। तो इनको भी करके ऐसे देख सकते हैं। तो इस योग पर गुणन के वितरण सिद्धांत प्रयोग किया है हमने। इसी प्रकार इन संख्याओं को भी कर सकते हैं वितरण, इन संख्याओं को भी सरल कर सकते हैं। देखिए 126 में 55 का गुणा प्लस 126 में 45 का गुणा। तो क्या करें, 26 कॉमन है तो 26 को एक जगह लिख लें और जो अलग अलग संख्या है इनको जोड़ लें। 45 + 55 100 होता है। 100 में यानी 26 में 100 का गुणा करेंगे, सरलता से उत्तर प्राप्त होगा। तो यही वितरण सिद्धांत हमने प्रयोग करके देखा है। इसी सरलता से उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे इनका भी कर सकते हैं। जो संख्या कॉमन होती है उसको बाहर लिख करके और अंदर वाली संख्याओं का योग कर लेते हैं, जो अंतर होता है उनका गुणा कर देते हैं, उत्तर बराबर प्राप्त होता है। तत्समक अवयव योग और गुणन के लिए देखते हैं। यही चीज़ें आगे चल के बड़ी बन जाती हैं, इसलिए सरलता से समझें, ध्यान दें। पूर्ण संख्याओं का संग्रह प्राकृत संख्या के संग्रह से किस रूप में भिन्न है। यह केवल पूर्ण संख्याओं के संग्रह से शून्य की उपस्थिति कारण है। इस संख्या शून्य के योग में विशेष भूमिका है। क्या अनुमान लगाने का प्रयत्न कीजिए। सारणी में देखते हैं, 7 + 0 7 होता है, 5 + 0 5 होता है, 0 + 15 15 होता है, 26 में जोड़ेंगे तब भी 15 होता है। तो हम किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, जब आप शून्य को किसी पूर्ण संख्या में जोड़ते हैं तो क्या परिणाम प्राप्त होता है। परिणाम सो वही पूर्ण संख्या होती है। इसी कारण शून्य को पूर्ण संख्याओं के योग का तत्समक अवयव या तत्समक कहते हैं। शून्य को पूर्ण संख्याओं का योज्य तत्समक भी कहते हैं। योज्य का मतलब योग। आगे देखिए, गुणन वाले में गुणन की प्रक्रिया देखते हैं। गुणन की प्रक्रिया में भी शून्य की एक विशेष भूमिका होती है। किसी भी पूर्ण संख्या में शून्य से गुणा करने पर शून्य ही प्राप्त होता है। जैसे 5 × 6 = 30, ये तो सही प्राप्त हो रहा है। अगर शून्य का गुणा कर दें तो वह संख्या शून्य ही प्राप्त होती है। आपको पूर्ण संख्याओं के लिए एक योज्य तत्समक प्राप्त हुआ। किसी पूर्ण संख्या में शून्य जोड़ने या शून्य में पूर्ण संख्या जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। ऐसी ही स्थिति पूर्ण संख्याओं का गुणात्मक तत्समक में भी है। गुणात्मक में देखते हैं, जैसे 7 में 1 का गुणा किया तो 7 रहा। ये 5 में 1 का गुणा किया 5, 1 में 12 गुणा किया। कुल मिला के आप यही सोच रहे हैं कि पूर्ण संख्याओं को गुणन के लिए एक तत्समक अवयव या तत्समक, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ये गुणात्मक तत्समक है। अगर गुणा करें एक का तो संख्या पर प्राप्त नहीं होता,
वो योग में जो है शून्य अगर जोड़ दें तब भी उसके उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं आता, वही स्वयं संख्या प्राप्त होती है। तो ये जो प्रश्नावली है इसको करने का प्रयास करें। आगे देखिए, ये भी प्रश्नावली है, इनको जो ऊपर उदाहरण करवाए गए उनके तरीक़ा से कर सकते हैं। समझ में नहीं आए तो पीछे वीडियो बैक करके देखें और समझ में आएगा उसके बाद करें, लेकिन ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा। देखिए, पूर्ण संख्याओं के प्रतिरूप, पूर्ण संख्याओं के प्रतिरूप क्या होते हैं। हम संख्याओं को और बिंदुओं को द्वारा आरंभ आकारों के रूप में व्यवस्थित करेंगे। जो आकार हम लेंगे वे हैं, एक रेखा भी बन सकती है ऐसे करके बिंदुओं से, आयत भी बन सकता है, एक वर्ग भी बन सकता है और त्रिभुज भी बन सकता है। आप संख्याओं को इस आकार में, एक आकार में व्यवस्थित करना चाहिए, कोई आकार नहीं। देखिए, प्रत्येक संख्या को एक रेखा के रूप में व्यवस्थित करेंगे, जैसे ये रखे व्यवस्थित की गई। कुछ संख्याओं को आयतों के रूप में व्यवस्थित करेंगे। उदाहरण के लिए 6 को आयत के रूप में प्रदर्शित करना है तो ध्यान दीजिए, 2 पंक्तियां के 3 स्तंभ आएंगे इसमें। जैसे ये आयत वर्ग बनाया गया है, ये आयत बनाया गया है, ये त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है। हमने इस पाठ में किन किन बिंदुओं पर चर्चा की देखते हैं। नंबर 1, संख्या 1, 2, 3 जिनका प्रयोग हम गिनने के लिए करते हैं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं, क्योंकि प्रकृति में जो भी चीज़ें होती हैं हम उनको 1 से गिनना शुरू करते हैं, न कि 0 से। तो जो गिनना शुरू करते हैं वो 1 से शुरू करते हैं। तो 1 से संख्याएं जो अनंत तक होती हैं वे सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अगर प्राकृतिक संख्याओं में 1 जोड़ दिया जाए तो वही पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती हैं। यदि हम किसी प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ दें तो उसकी परवर्ती संख्या प्राप्त होती है, यदि 1 घटा दें तो पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होती है। ये भी हमने सीखा। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक परवर्ती संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या होती है प्रत्येक की होती है, लेकिन एक को छोड़कर प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ववर्ती संख्या होती है। परवर्ती तो सबकी होती है, लेकिन पूर्ववर्ती में 1 छूट जाता है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से प्रारंभ होती हैं और 1 की पूर्ववर्ती ज्ञात करेंगे तो 0 आता है, 0 उसमें आता नहीं है। इसलिए इन चीज़ों को याद रखेंगे। ये प्राकृतिक संख्या के संग्रह में 1 जोड़ दें तो वह पूर्ण संख्याएं बनती हैं। प्रत्येक पूर्ण संख्या की एक परवर्ती होती है, 0 को छोड़कर प्रत्येक पूर्ण संख्या का एक पूर्ववर्ती होती है। आगे देखिए 6 नंबर पे, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या भी है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं तो पूर्ण संख्या में सब आती हैं, लेकिन पूर्ण संख्या में सभी प्राकृतिक संख्या नहीं होती, क्योंकि 0 शामिल कर दिया जाता है। इसलिए ये सत्य है। हम संख्या रेखा पर जैसे हम जोड़ते घटाते हैं वो देखा था आपने। आगे 8 नंबर देखिए, संख्या रेखा पर दाईं ओर चलने पर योग होता है और बाईं ओर चलने पर ये माइनस होता है। जैसे ये संख्या रेखा है, ये 0 है, इधर चलेंगे तो प्लस होगा, इधर चलेंगे तो माइनस होगा। 2 पूर्ण संख्याओं का योग हमेशा एक पूर्ण संख्या होता है, जैसा कि हमने पाठ के शुरू में देखा था। 2 पूर्ण संख्या गुणनफल हमेशा एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, और हम कह सकते हैं पूर्ण संख्या योग और गुणन के अंतर समृत है, जबकि पूर्ण संख्या विकलन और भाग में समृत नहीं है। ये भी हमने देखा। 0 से भाग जो करते हैं हम लोग वो परिभाषित नहीं होता है। 0 को पूर्ण संख्याओं के योग के लिए तत्समक अवयव कह सकते हैं, क्योंकि उस संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता। पूर्ण संख्या योग को पूर्ण संख्या गुणन के लिए तत्समक है, और 1 का गुणा करें तो भी संख्या में फर्क नहीं पड़ता। आप 2 पूर्ण संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं। आप 2 पूर्ण संख्याओं के योग किसी भी क्रम में गुणा कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं का योग और गुणन क्रम विनिमय होता है। पूर्ण संख्याओं के योग के लिए सदैव गुणन साहचर्य होता है। पूर्ण संख्याओं के लिए योग का गुणन का वितरण होता है। पूर्ण संख्याओं के क्रम साहचर्य गुणन बंटन परिकलन आसान बनाने के लिए उपयोगी और हम अनजाने में इसका प्रयोग करते हैं। संख्याओं के प्रतिरूप न केवल रोचक होते हैं, बल्कि मौखिक कलन के मुख्यतः उपयोगी होते हैं और संख्याओं के गुणों को भली भांति समझने में सहायक होते हैं। धन्यवाद दोस्तों। तो आपने बहुत ही ध्यान से मेरे द्वारा बताई गई चीज़ों को समझा, तो निश्चित ही आप एक
बड़े वृक्ष बन जाएंगे। कृपया रोज़ मेरी वीडियो को ध्यान से देखें, सुनें और समझें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।